हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट थर्ड के सभी विद्यार्थियों का क्लास में स्वागत है। हम बात कर रहे थे पाश्चात्य प्रतिनिधि राजनीतिक विचारकों के बारे में। यूनानी विचारक प्लेटो के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करते हुए हमने चर्चा की थी पिछली क्लास में प्लेटो के दार्शनिक राजा के बारे में। हमने ये देखा कि प्लेटो ने माना था कि उनका जो दार्शनिक राजा होगा वो श्रेष्ठ आत्मिक गुणों से संपन्न होगा, कर्तव्यनिष्ठ होगा, नैतिक होगा, कर्तव्यपरायण होगा। इसके साथ साथ उसमें सभी दार्शनिक गुण उसमें विद्यमान होंगे, सत्य का अन्वेषक होगा। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि विभिन्न आलोचकों के द्वारा प्लेटो के दार्शनिक राजा की धारणा की आलोचना प्रस्तुत की गई थी। आज हम देखेंगे प्लेटो के आदर्श राज्य के बारे में। प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में आदर्श राज्य का चित्रण किया था। आदर्श राज्य के स्वरूप का निर्धारण करने में उसने केवल इस दृष्टि से विचार किया कि राज्य का स्वरूप कैसा होना चाहिए। उसने इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि वर्तमान में या विद्यमान जो राज्य है उसको आदर्श की अवस्था तक किस प्रकार से पहुंचाया जा सके। तो उन्होंने सिर्फ कल्पना करी थी कि आदर्श राज्य किस प्रकार से होना चाहिए, अर्थात नए आदर्श राज्य की गठन का बात की थी उन्होंने, या नए आदर्श राज्य के स्वरूप उन्होंने प्रस्तुत किया था। वर्तमान जो राज्य अवस्थित है या विद्यमान जो राज्य है उनकी कमी पूर्ति या उनकी कमियों को दूर करने की बात उन्होंने नहीं की थी। अब हम देखेंगे कि उन्होंने आदर्श राज्य की क्या क्या विशेषताएं व्यक्त की थी या उनके द्वारा वर्णित आदर्श राज्य की क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता है दार्शनिकों का शासन, अर्थात प्लेटो के आदर्श राज्य में दार्शनिकों का शासन होगा, अर्थात जो दार्शनिक वर्ग है वो शासन का कार्य करेगा। और दार्शनिक वर्ग जो है उसका निर्माण उनकी जो लंबी शिक्षा पद्धति थी उसके माध्यम से होगा। शिक्षा के माध्यम से दार्शनिकों का निर्माण होगा। उनका जो जो राजा है वो उच्च आत्मिक गुणों से या श्रेष्ठ आत्मिक गुणों से संपन्न होगा, कर्तव्यनिष्ठ होगा, नैतिक होगा और राज्य के हित में ही उसका हित वो मानेगा। इसके साथ साथ राज्य की एकता को बनाए रखना, राज्य के स्वरूप को बनाए रखना उसका मूल कर्तव्य होगा। दूसरी जो विशेषता है वो है निरंकुशता, असीमित नहीं, अर्थात प्लेटो ने दार्शनिक राजा पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं लगाया है या प्लेटो ने दार्शनिक राजा पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं लगाया है, अर्थात न तो जनमत का नियंत्रण है, न कानून का नियंत्रण है और ना ही किसी धार्मिक संस्था का नियंत्रण है या ना किसी धर्म का या किसी कानून का नियंत्रण है। परंतु फिर भी प्लेटो ने ये कहने का प्रयास किया कि जो दार्शनिक राजा है वो संविधान के मूल प्रबंधों से नियंत्रित रहेगा, अर्थात उन्होंने 4 ऐसे नियम बनाए जिसके माध्यम से जो राजा है वो उन नियमों के तहत रहते हुए कार्य करेगा। तो संविधान के मूल प्रबंधों के बारे में मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था। तीसरी जो विशेषता है वो है आदर्श राज्य में न्याय, अर्थात जो दार्शनिक राजा है उसका मूल कर्तव्य होगा कि वो अपने राज्य में न्याय व्यवस्था बनाए। इसके लिए उन्होंने कहा प्लेटो ने कि राज्य में जो समस्त जनता है उनको उनके निर्धारित गुणों के आधार पर, उनके निर्धारित आत्मिक गुणों के आधार पर राज्य द्वारा उनके कार्यों का निर्धारण किया जाना चाहिए, उनका कार्यों का बंटवारा किया जाना चाहिए और सभी व्यक्ति अपने निर्धारित गुण के आधार पर, अपने आत्मिक गुण के आधार पर अपना कार्य करेगा, अपने निर्धारित कर्तव्यों की पूर्ति करेगा। अर्थात जैसे विवेक प्रधान व्यक्ति शासन से संबंधित कार्य करेगा, शौर्य प्रधान व्यक्ति रक्षात्मक कार्य करेगा, शुद्धा प्रधान व्यक्ति उत्पादन से संबंधित कार्य करेगा। तो प्रत्येक व्यक्ति अपने निर्धारित कर्तव्यों को लगातार पूरा करता रहे, कर्तव्यनिष्ठ रहे, राज्य के प्रति वफादार रहे। इसमें ही प्लेटो ने न्याय कहा था कि इसमें ही न्याय अवस्थित है। इस प्रकार से राज्य में एकता बनी रहेगी और व्यवस्था बनी रहेगी, सुदृढ़ता बनी रहेगी। फिर है नागरिकों के 3 वर्ग, अर्थात प्लेटो के आदर्श राज्य में समस्त राज्य को 3 वर्गों में विभक्त कर दिया गया है या समस्त राज्य के नागरिकों को 3 वर्गों में विभक्त कर दिया गया है, जिनमें सबसे पहला है शासक वर्ग जो कि विवेक प्रधान व्यक्तियों से बना है। दूसरा है
सैनिक वर्ग जो कि शौर्य प्रधान व्यक्तियों से बना है, और तीसरा है उत्पादक वर्ग जो कि शुद्धा प्रधान व्यक्तियों से बना है। तो ये तीनों वर्ग जो है वो अपने निर्धारित कर्तव्यों की पूर्ति करते रहेंगे और राज्य में एकता बनाए रखेंगे। पांचवी जो विशेषता है वो है कार्यात्मक विशेषीकरण का सिद्धांत, अर्थात जिस प्रकार से प्लेटो ने राज्य में 3 वर्गों का विभाजन किया है, समस्त नागरिकों को 3 वर्गों में विभक्त किया है, उनके आत्मा के गुण के आधार पर, उनके आत्मा के गुण की प्रधानता के आधार पर। तो इस प्रकार से उन्होंने 3 वर्गों में विभक्त करके उन्होंने कार्यात्मक विशेषीकरण के सिद्धांत को लागू किया है कि व्यक्ति अपने आत्मा के गुण के आधार पर अपने निर्धारित कर्तव्यों की पूर्ति करेगा, अर्थात शौर्य प्रधान व्यक्ति रक्षात्मक कार्य करेगा, विवेक प्रधान व्यक्ति शासन संबंधित कार्य करेगा, और जो शुद्धा प्रधान व्यक्ति है वो उत्पादन से संबंधित कार्य करेगा, कृषि से संबंधित कार्य करेगा, व्यापार से संबंधित कार्य करेगा। अगली जो विशेषता है वो है शिक्षा व्यवस्था पर शासकों का नियंत्रण, अर्थात प्लेटो ये चाहता था कि उसके आदर्श राज्य में शिक्षा व्यवस्था जो है उस पर शासक का नियंत्रण रहना चाहिए, और क्योंकि शिक्षा जो है वो राज्य की आवश्यकता के अनुकूल होनी चाहिए, राज्य के हिसाब से होनी चाहिए, इसलिए शिक्षा व्यवस्था जो है वो सुनियोजित होनी चाहिए और राज्य द्वारा नियंत्रित होनी चाहिए। अगली जो विशेषता है वो है कुरुचिपूर्ण कला तथा साहित्य पर प्रतिबंध, अर्थात प्लेटो के आदर्श राज्य में कुरुचिपूर्ण कला और साहित्य पर प्रतिबंध जो है लगाया गया था, क्योंकि उनका ये मानना था कि अनैतिक साहित्य या अनैतिक कला जो है वो युवकों के मानसिक स्थिति को खराब करती है, वो युवकों के जो उनके आत्मिक गुण हैं या आत्मा में अनैतिकता का प्रभाव छोड़ जाती है, इसलिए ऐसे साहित्य और कला पर राज्य में प्रतिबंध होना चाहिए। 8वां है आदर्श राज्य में साम्यवादी व्यवस्था, अर्थात प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में जो अभिभावक वर्ग है अर्थात शासक वर्ग और सैनिक वर्ग, उनके लिए साम्यवाद की बात कही थी, अर्थात उनके लिए एक अलग प्रकार की सामाजिक व्यवस्था की बात उन्होंने कही थी, क्योंकि उनका ये मानना था कि अभिभावक वर्ग के लिए यदि साम्यवादी व्यवस्था होगी जिसके तहत उनके पास न कोई अपनी संपत्ति होगी, न अपना परिवार होगा, ऐसी स्थिति में जो अभिभावक वर्ग है वो पूर्ण रूप से कर्तव्यनिष्ठ रहेंगे, वो राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्धारण लगातार करते रहेंगे, क्योंकि उनका ये मानना था कि संपत्ति और परिवार जो है वो व्यक्ति को अपने कर्तव्य से विमुख करते हैं, अपने कर्तव्यों का पालन करने में अवरोध उत्पन्न करते हैं। इसलिए उन्होंने ये माना था कि व्यक्ति सदैव अपने कर्तव्य का पालन करता रहे, जिसमें अभिभावक वर्ग और सैनिक वर्ग सदैव कर्तव्यनिष्ठ रहे और राज्य में एकता और न्याय की स्थापना में वो अपना सहयोग दे। इसके लिए वो साम्यवादी सामाजिक व्यवस्था के तहत अपना जीवन यापन करें। अगली जो है उनके आदर्श राज्य की विशेषता वो है स्त्री पुरुष को समान अधिकार, अर्थात प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में स्त्री और पुरुष दोनों को समान शिक्षा की बात कही थी, समान अधिकार की बात उन्होंने कही थी, अर्थात उन्होंने कहा था कि पुरुषों के समान स्त्रियां भी जो है वो शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर सकती है। इसके साथ साथ शासन से संबंधित कार्यों में भी वो अपना जो है योगदान दे सकती है। तो ये जो एक अलग विशेषता है कि तत्कालीन समय में जो है उन्होंने स्त्री पुरुष को समान अधिकार प्रदान किया, चाहे शिक्षा का हो या चाहे शासन का हो। अगली जो विशेषता है वो सर्वाधिकारवादी राज्य, अर्थात प्लेटो का जो राज्य था, प्लेटो का जो आदर्श राज्य था उसमें जो दार्शनिक राजा था वो सर्वाधिकारवादी था, क्योंकि समस्त जनता के समस्त कार्य क्षेत्र में या समस्त जीवन के समस्त क्षेत्रों में उनका अधिकार था। इसलिए ये माना जाता है कि प्लेटो का आदर्श राज्य जो था वो सर्वाधिकारवादी राज्य था, क्योंकि शासन सत्ता पर व्यक्ति के जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में नियंत्रण करने का अधिकार था, इसलिए उसे सर्वाधिकारवादी राज्य माना गया। अब हम अंत में देखेंगे वेबर ने कहा कि उचित नेतृत्व, उचित सुरक्षा, उचित पोषण आदर्श राज्य के अपरिहार्य तत्व। अब हम बात करेंगे आदर्श राज्य योजना के दोष, अर्थात प्लेटो के आदर्श राज्य को स्वप्नलोकीय आदर्श राज्य माना जाता है या स्वप्नलोकीय राज्य माना जाता है, क्योंकि ऐसा अब तक संभव नहीं हुआ है जिस प्रकार के आदर्श राज्य की कल्पना उन्होंने करी थी। तो इसलिए उनके आदर्श राज्य के बारे में विभिन्न विचारकों ने विभिन्न जो है दोष बताए या विभिन्न कमियां उसने बताई। सबसे पहली जो कमी है वो है स्वतंत्रता का निषेध, अर्थात प्लेटो के आदर्श राज्य में
व्यक्ति की स्वतंत्रता को पूर्ण रूप से निषेध कर दिया गया है। अर्थात कार्य क्षेत्र के चुनाव से लेकर जीवन यापन भी जो है वो राज्य के नियंत्रण में होगा। व्यक्ति स्वयं के कार्यक्षेत्र का न तो निर्धारण कर पाएगा और ना ही वो ये निर्धारण कर पाएगा कि मैं किस तरह से या किस रूप में अपना जीवन यापन करूं। जिस प्रकार से उन्होंने साम्यवादी व्यवस्था की बात कही, तो उन्होंने अभिभावक वर्ग को जो है के जीवन यापन का एक विशेष तरीका उन्होंने निर्धारित कर दिया है कि वो सामूहिक रूप से भोजन करेंगे, सामूहिक रूप से वास करेंगे और सामूहिक संपत्ति का वो उनके द्वारा उपयोग किया जाएगा। तो इस प्रकार से उन्होंने स्वतंत्रता का पूर्ण निषेध कर दिया है। दूसरा है कार्यात्मक विशेषीकरण की पद्धति अनुचित। अर्थात प्लेटो ने प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसकी आत्मा के गुण के आधार पर कार्यात्मक विशेषीकरण की पद्धति को लागू किया था। अर्थात ये कहा था कि विवेक प्रधान व्यक्ति शासन से संबंधित कार्य करेगा, शौर्य प्रधान व्यक्ति जो है वो रक्षात्मक कार्य करेगा। लेकिन आलोचकों का ये मानना है कि इस प्रकार से कार्यात्मक विशेषीकरण की पद्धति जो है, इसके माध्यम से व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता है और व्यक्ति जो है एक ही दिशा में कार्य करने पर बाध्य हो जाता है। तो ये पद्धति भी अनुचित मानी गई। तीसरा जो है वो है व्यक्ति और राज्य की समानता को अत्यधिक महत्व। अर्थात प्लेटो ने जिस प्रकार से व्यक्ति और राज्य को एक समान इकाई माना था, या ये माना था कि जिस प्रकार से एक व्यक्ति में 3 गुण विद्यमान होते हैं, जैसे विवेक भी विद्यमान होता है, शौर्य भी विद्यमान होता है एक व्यक्ति में, और एक व्यक्ति में शुद्धा के गुण भी विद्यमान होते हैं, लेकिन इनमें से एक गुण की प्रधानता होती है। इसी प्रकार से उन्होंने राज्य को भी यही माना कि राज्य में भी 3 प्रकार के लोग होते हैं, जिनमें से कुछ व्यक्तियों में शौर्य की प्रधानता रहती है, कुछ व्यक्तियों में विवेक की प्रधानता रहती है और कुछ व्यक्तियों में शुद्धा की प्रधानता रहती है। तो इस प्रकार से व्यक्ति और राज्य को में समानता को अत्यधिक महत्व देते हुए उन्होंने राज्य की व्यवस्था करी, राज्य में साम्यवाद की व्यवस्था करी, राज्य में जो है शासन व्यवस्था की बात उन्होंने कही। तो ये चीज़ भी जो है आज की परिस्थितियों में सही नहीं मानी जा सकती। चौथा है उत्पादक वर्ग की नितांत उपेक्षा। अर्थात उन्होंने अभिभावक वर्ग को अत्यधिक महत्व देकर, अभिभावक वर्ग जिसमें शासक वर्ग और सैनिक वर्ग है, उनको अत्यधिक महत्व दिया है और उनको राज्य के हित के लिए, राज्य के रक्षात्मक कार्यों के लिए, राज्य की व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी उन पर सौंपी है और उत्पादक वर्ग को सिर्फ उत्पादन से संबंधित कार्य दिए हैं। तो इस प्रकार से उत्पादक वर्ग की जो नितांत उपेक्षा होती है, उससे भी राज्य की एकता को खतरा उत्पन्न हो सकता है। क्योंकि उस उत्पादक वर्ग में जो है असंतोष उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि वो मेहनत से संबंधित कार्य करते हैं, वो मेहनत करते हैं, उत्पादन करते हैं, पूंजी का उत्पादन करते हैं, तो उनमें असंतोष की भावना उत्पन्न हो सकती है। अगली जो आलोचना है वह है शासक वर्ग की निरंकुश सत्ता। अर्थात प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में दार्शनिक राजा को जो है उन्होंने निरंकुश सत्ता प्रदान करी है। उनकी सत्ता पर न किसी कानून का नियंत्रण है, न जनमत का नियंत्रण है और न ही किसी धार्मिक संस्था का नियंत्रण है, बल्कि उन्होंने राजा को निरंकुश सत्ता प्रदान की है। सिर्फ 4 नियमों से उन्हें बांधा है। वो 4 नियम भी जो है इतने प्रभावी नहीं है। तो इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति को निरंकुश सत्ता प्राप्त हो जाना ये मानव स्वभाव के अनुकूल है कि व्यक्ति को जब असीमित शक्ति प्राप्त हो जाती है तो वो भ्रष्ट हो जाता है, वो उस शक्ति का जो है वो अनुचित प्रयोग करने लगता है, वो उस शक्ति का अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग करने लगता है। इस संदर्भ में बार्कर ने कहा है कि प्लेटो के आदर्श राज्य को प्रबुद्ध निरंकुशवाद की संज्ञा दी जा सकती है। अगली जो आलोचना है वो है राज्य के लिए आवश्यक तत्व की उपेक्षा। अर्थात प्लेटो द्वारा अपने आदर्श राज्य में शासन के लिए आवश्यक तत्वों की घोर उपेक्षा की गई है, जिसमें सबसे प्रमुख है कानून के साथ साथ उन्होंने विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति, न्यायिक व्यवस्था में न्यायालयों की जो न्यायाधिकारी है उनकी नियुक्ति, इसके साथ साथ दंड की प्रक्रिया या दंड व्यवस्था के बारे में भी उन्होंने कोई विचार व्यक्त नहीं किए। अगली जो आलोचना है वो है दास प्रथा के संबंध में मौन। अर्थात प्लेटो जो है वो तत्कालीन समय में प्रचलित दास प्रथा के संबंध में मौन है, उन्होंने उसके बारे में कोई विचार नहीं रखे हैं। तो इसके संदर्भ में ये आलोचकों ने कहने का प्रयास किया कि इस प्रकार से उन्होंने दास प्रथा को मौन स्वीकृति प्रदान की है। अब हम देखेंगे कि प्लेटो के आदर्श राज्य की धारणा की आलोचना उनके प्रिय शिष्य अरस्तु द्वारा भी की गई।
अरस्तु ने कहा कि प्लेटो की साम्यवादी योजना मानव प्रकृति की मूल सिद्धांतों के विरुद्ध है। अर्थात साम्यवाद की जो उन्होंने बात कही थी, सामाजिक व्यवस्था, जो एक अलग सामाजिक व्यवस्था की बात की थी उन्होंने अभिभावक वर्ग के लिए, उस साम्यवादी योजना के बारे में उन्होंने कहा कि वो मानव प्रकृति या मानव सिद्धांत के विरुद्ध है, क्योंकि मनुष्य की प्रकृति ऐसी है ही नहीं कि वो जो है स्वयं की संपत्ति के बिना या स्वयं के परिवार के बिना जीवन यापन करे। दूसरी जो बात कही अरस्तु ने वो कही, प्लेटो का राज्य में पूर्ण एकता का विचार राज्य के लिए विनाशकारक है, क्योंकि राज्य की प्रकृति का मूल तत्व ही बहुलता है। अर्थात उन्होंने न्याय व्यवस्था के लिए राज्य की एकता की बात कही थी और साम्यवादी व्यवस्था के माध्यम से उन्होंने राज्य में एकता के निर्धारण की बात कही थी। तो अरस्तु ने इस संदर्भ में कहा कि ये इस प्रकार से राज्य की एकता का विचार जो है वो राज्य के लिए विनाशकारी हो सकता है, राज्य को दो टुकड़ों में विभाजित कर सकता है। अगली जो बात कही अरस्तु ने वो कही कि प्लेटो अपने आदर्श राज्य में निम्न वर्गों की बिल्कुल उपेक्षा करता है, जो कि राज्य की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग है, और प्लेटो की यह उपेक्षा राज्य को परस्पर दो वर्गों में विभाजित कर सकती है। तो ये बात और भी आलोचकों ने कही है कि राज्य की प्लेटो जो है अपने आदर्श राज्य में निम्न वर्ग अर्थात उत्पादक वर्ग की पूर्ण उपेक्षा करता है, उनके कार्य को महत्वपूर्ण नहीं मानता है, क्योंकि उत्पादक वर्ग बहुत बड़ा हिस्सा है, तो इसलिए उनमें असंतोष उत्पन्न हो सकता है, और उत्पादक वर्ग जो है वो धन अर्जन से संबंधित कार्य करता है। वो ऊपर के जो दो वर्ग है, शासक वर्ग और सैनिक वर्ग, उनका भी पालन पोषण की जिम्मेदारी उनके ऊपर ही है। वो अपने उत्पादन के माध्यम से जो है वो अभिभावक वर्ग का भी पालन पोषण कर रहा है, इसलिए और उनको फिर भी महत्व नहीं दिया जाता है, तो ये हो सकता है कि उनमें असंतोष उत्पन्न हो और असंतोष के माध्यम से जो है राज्य दो वर्गों में विभाजित हो जाए। तो ये थे हमारे आदर्श राज्य की बात प्लेटो के द्वारा व्यक्त की गई। अब मैं आपको सारी स्लाइड्स दिखा देती हूँ एक बार।